जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कक्षा 10 की साइंस में आपका स्वागत है। और इसमें हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है? देखिए, कक्षा 10 में जो टॉपिक है पहला चैप्टर का, यानी प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो इसके पहले वाले लेक्चर में, इसके पहले जो लेक्चर हैं, लेक्चर 1, लेक्चर 2, तो उसमें हमने प्रकाश के परावर्तन को कवर किया है। अब इस वाले में प्रकाश के अपवर्तन को कवर करेंगे। इस जो लेक्चर ये वाला चल रहा है, तो इसमें आपको पूरा स्लाइड वाइज, पूरा इमेज के साथ, ठीक है, तो आपको पूरा अपवर्तन बताया जाएगा कि अपवर्तन क्या होता है, नियम क्या होते हैं, सूत्र क्या होता है, पूरा इसी में बताया जाएगा। तो आपको वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाए। और यूपी बोर्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, यूपी बोर्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन का नियम। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। आपके सामने स्लाइड ओपन है। क्या लिखा है इसमें? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, कैसे इसको बताएंगे, कैसे इसको समझेंगे? ध्यान, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर जाता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर जाता है, तो दूसरे माध्यम में इसके संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है। इस परिघटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे प्रकाश है तो दो माध्यम है, मान लीजिए, एक माध्यम मान लो वायु का माध्यम हो गया और एक जल का माध्यम हो गया। जैसे मान लीजिए हम गिलास लेते हैं, जैसे हमने कोई कांच की गिलास ली और उसमें क्या किया, पानी डाल दिया, तो भाई उसमें पानी वाला माध्यम हो गया और एक क्या हो गया, वायु वाला ऊपर माध्यम हो गया। तो दो माध्यम हो गए। तो जब प्रकाश किरण या प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है या जाता है, तो अपनी दिशा बदल देता है। उसकी दिशा क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है। तो इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो दूसरे माध्यम में अपनी वह दिशा बदल देता है। इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए, देखो। प्रकाश के परावर्तन के कारण स्विमिंग पूल का तल वास्तविक स्थित विस्थापित हुआ प्रतीत होता है। पानी में आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल वायु तथा पानी के अंतर पृष्ठ पर टेढ़ी प्रतीत होती है। जैसे आप कांच की कोई गिलास ले लेना, ठीक है, कांच की कोई गिलास ले लेंगे और उसमें पानी डाल देंगे, इसके बाद उसमें पेंसिल डालना है। तो जो वायु के बाहर, जो गिलास के बाहर, पानी के बाहर जो पेंसिल होगी और जो पानी के अंदर होगी, तो आप यदि बाहर से देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये तिरछा, थोड़ा टेढ़ी है। भाई ऊपर की थोड़ा सा इस तरह है और नीचे की इस तरह, यानी टेढ़ी दिखाई देगी, सीधा नहीं दिखाई देगी। तो भाई वायु का और पानी का माध्यम अलग अलग है। जब प्रकाश किरण या पेंसिल डाला तो उसका अलग अलग, यानी तिरछा हो गई। इसका मतलब वो अपनी दिशा बदल देता है। ठीक है, फिर इसी तरह और एग्जाम्पल दिए हैं। कांच की गिलास में यदि पानी है और उसमें नींबू डालेंगे तो थोड़ा सा बड़ा दिखाई देगा। ठीक है, कागज पर लिखे हुए शब्दों को ग्लास स्लैब में देखेंगे तो थोड़ा सा उभरे हुए दिखाई देते हैं। यह है, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, स्क्रीनशॉट पूरा ले लीजिए। नेक्स्ट है, इसमें देखिए बताया गया है अच्छे से। जैसे एक माध्यम ये वाला हो गया और एक माध्यम इधर, दूसरा माध्यम, तीन माध्यम बता दिए गए। तो भाई देखो, प्रकाश किरण ऐसे सीधा आई तो इसको सीधा जाना चाहिए था, सीधा ऐसे सीधा जाना चाहिए था, तो सीधा ना जा करके थोड़ा सा ऐसे तिरछा हो गई, फिर इसके बाद जब फिर बाहर निकली तो फिर ऐसे सीधा हो गई। तो यानी जब माध्यम बदलता है, इधर कुछ माध्यम और है, वायु का माध्यम है, ये कांच का माध्यम है और इधर भी वायु का माध्यम है, तो माध्यम बदलने पर इसकी दिशा भी बदल जाती है। यही प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं।
चलिए देखिए, अब इसमें बताया गया है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के दो ही नियम होते हैं, और जो मोस्ट इंपोर्टेंट है यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए, कक्षा 10 के लिए। तो देखो, पहला नियम क्या होता है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों का पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल पर होते हैं। यानी देखो, ये वाला नियम जो है बिल्कुल प्रकाश के परावर्तन के नियम जैसा है, कि जो आपतित किरण हो गई, ठीक है, और अपवर्तित किरण हो गई तथा जो माध्यम हो गया, तो तीनों क्या होते हैं, एक ही तल पर होते हैं। ठीक है, जैसे भाई मान लीजिए ये कांच का है गोला, यहां से ऐसे प्रकाश किरण आई, आने के बाद थोड़ा सा तिरछा होती है, ठीक है, तो यहां पर एक अभिलंब बनता है। तो ये प्रकाश किरण हो गई, आने वाली किरण, ये जाने वाली किरण, आपतित किरण, निर्गत किरण, और ये अभिलंब, तो तीनों एक ही तल पर होंगे, ये कहा गया। अभी चित्र में दिखाया जाएगा। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा पृष्ठों का, दोनों माध्यमों का जो अभिलंब है, तो तीनों क्या है, एक ही तल पर होते हैं, ये बताया गया। दूसरा है, प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यम के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या साइन, आपतन कोण की ज्या साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन का अनुपात स्थिर होता है, या इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। ये नियम जो बताया गया है यही स्थिरांक होता है। तो इसमें यह बताया गया है कि आपतन कोण की ज्या साइन आई, ये आपतन कोण आई क्या है, आपतन कोण है, आर क्या है, अपवर्तन कोण। आपतन कोण की ज्या साइन आई, अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात एक स्थिरांक होता है, नियतांक होता, ऐसा भी बोल सकते हैं, नियतांक होता है, और इसे साइन आई बटा साइन आर बराबर एन भी लिख सकते हैं। ये एक नियतांक के बराबर होता है या अपवर्तनांक के बराबर होता है। इसको दोनों लिख सकते हैं, नियतांक लिख सकते हैं या अपवर्तनांक लिख सकते हैं। नीचे देखो लिखा भी है, ये लिखा। इसमें जो एन है तो माध्यम का अपवर्तनांक, भाई माध्यम अलग अलग होंगे प्रकाश के अपवर्तन में, तो उसी माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, दोनों नियम समझ में आ गए। पहला नियम, आपतित किरण, आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा नियम, आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का नियतांक का अनुपात एक नियतांक होता है, या तो कहें इसी को कहा जाता है स्नेल का नियम। इसी को क्या बोला जाता है, स्नेल का नियम। चलिए नेक्स्ट है, स्कीम शॉट लेना तो ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि जैसे माध्यम बदलता रहता है, तो माध्यम के लिए फार्मूला क्या होता है। माध्यम के लिए फार्मूला क्या होता है, तो माध्यम के लिए फार्मूला लिखा है आपके सामने। ये देखो, जो B1 है तो माध्यम एक में प्रकाश की चाल है, माध्यम एक में प्रकाश की चाल है। B2 क्या है, माध्यम दूसरे में प्रकाश की चाल है, माध्यम दूसरे में प्रकाश की चाल है। तो पहले माध्यम की प्रकाश की चाल देखो कैसे इसको बताएंगे। दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के अपवर्तनांक के सापेक्ष होता है, लिखा है ना, ये लिखा है। माध्यम पहला का माध्यम दूसरे के सापेक्ष अपवर्तनांक ये है, ठीक है। जबकि माध्यम दूसरे का माध्यम पहले का सापेक्ष का अपवर्तनांक ये, तो माध्यम दूसरे का सापेक्ष का अपवर्तनांक
माध्यम पहले की प्रकाश की चाल माध्यम दूसरे की प्रकाश की चाल का अनुपात बराबर होगा, ये बताया गया। यदि इसी को पलट देंगे, 21 लिखा है, यदि 12 लिख देंगे तो ये भी ऊपर नीचे हो जाएगा, B2 ऊपर चला जाएगा, B1 नीचे आ जाएगा, ये बताया गया। एक फार्मूला और इसी से होता है। तो प्रकाश की चाल देखो, यदि हमें बताना निरपेक्ष अपूर्णांक बताना निरपेक्ष, तो माध्यम 1 यानी निर्वात या वायु में है, माध्यम 2 का अपूर्णांक ज्ञात करना है यानी निर्वात के सापेक्ष माना जाता है, तो ये माध्यम निरपेक्ष अपूर्णांक कहलाता है। ये भी फार्मूला होता है n बराबर C/B होता है, जो C क्या है, प्रकाश की चाल है, प्रकाश की चाल है, प्रकाश की चाल है। और ये निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है, ये C क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल है, और B क्या है, B क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल है, क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल, और ये क्या है, निर्वात में। तो ये फार्मूला होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात निरपेक्ष अपूर्णांक के बराबर होता है, निरपेक्ष अपूर्णांक के बराबर होता है। और यहाँ पे प्रकाश की चाल का मान दिया गया है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, या कहे मीटर सेकेंड इनवर्स सेकेंड। चलिए स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, चलिए नेक्स्ट है, देखो इसमें कुछ अपूर्णांक बताए गए कि कौन कौन से होते हैं। तो हीरे का अपूर्णांक सबसे अधिक होता है, ये बताया गया है। पहला क्वेश्चन आपको याद कर लेना, क्योंकि जो 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव वाले, तो उन्हीं में से आ सकता है। तो क्या सबसे अधिक किसका अपूर्णांक होता है, हीरे का अपूर्णांक सबसे अधिक होता है। हीरे का अपूर्णांक 242 है। इसका तात्पर्य यह है कि प्रकाश की चाल 1/242 गुना कम है हीरे में निर्वात की अपेक्षा, ठीक है। तो हीरे का अपूर्णांक कितना 242 होता है, इतना ध्यान देना है। अब देखो प्रकाश सघन माध्यम क्या होता है और विरल माध्यम क्या होता है। सघन माध्यम और विरल माध्यम क्या होता है, ध्यान दीजिए। दोनों ये दो माध्यमों की तुलना करते समय अधिक अपूर्णांक वाला माध्यम दूसरे की अपेक्षा प्रकाशित सघन होता है। यानी देखो, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है, बताया गया ना, अधिक अपूर्णांक वाला, तो उसे सघन माध्यम कहते हैं। और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल या अपूर्णांक कम होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम विरल माध्यम बोल देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो चाल धीमी हो जाती है। अंतर समझिए, अंतर क्या है, दोनों माध्यमों की तुलना में अधिक अपूर्णांक, जिसमें अधिक अपूर्णांक होगा। यदि ध्यान दो, यदि सघन माध्यम है हमारे पास, तो सघन माध्यम में क्या अपूर्णांक क्या होता है, जो n है तो अधिक होता है। n क्या होता है, अधिक होता है, यानी ज्यादा होता है, ठीक है। और विरल माध्यम में क्या n का मान होता है, विरल माध्यम में n का मान कम होता है। ये बताया गया है कि कम होता है, ठीक है। और उसमें क्या होता है, ज्यादा होता है। तो जिसमें माध्यम का अपूर्णांक ज्यादा होता है, उसमें प्रकाश की चाल कम होती है। जिसमें माध्यम का अपूर्णांक कम होता है, उसमें प्रकाश की चाल ज्यादा होती है। तो क्या बताया गया इसमें, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, सघन माध्यम में गई तो उसकी चाल धीमी हो जाती है। तो सघन माध्यम का अपूर्णांक ज्यादा होता है, इसलिए इसकी चाल इसमें धीमी हो जाती है और विरल माध्यम में तेज हो जाती है। और ये भी बताया गया है कि धीमी हो जाती है तथा अविलंब की ओर झुक जाती है, ये भी बताया गया। भाई धीमी तो हो गई, अविलंब की ओर झुक भी है। जबकि विरल माध्यम में जाएगी वापसी, तो अविलंब से दूर हट जाएगी, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए स्क्रीन शॉट लेकर। नेक्स्ट ये देखिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तो प्रकाश की चाल बढ़ जाएगी और अविलंब से दूर हट जाएगी। इधर दूर हट गई ना, और उधर क्या होती, पास हो गई थी अविलंब की,
जब प्रकाश की किरण संगम माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तो चाल बढ़ जाती है और अवलंब से दूर हट जाती है, यही बताया गया। अब बात आती है बच्चे कि गोलीय लेंस क्या होता है। गोलीय लेंस क्या होता है, इसको भी बहुत ही अच्छे से जबरदस्त पढ़ना है, क्योंकि गोलीय लेंस भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो गोलीय लेंस क्या होता है, दो तलों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम, दो तलों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठतली दोनों तल गोलीय लेंस कहलाते हैं। देखो, कोई दो तलों वाला एक घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम लेना है जिसका एक या दोनों तल गोलीय लेंस होता है, ठीक है। अब इसमें देखो बताया भी गया आपको कि कैसा दिखता है, ये देखो सामने देखिए, उत्तल लेंस होता है और अवतल लेंस होता है। गोलीय लेंस को दो भागों में बांटते हैं, कौन सा, उत्तल लेंस हो गया पहला और अवतल लेंस हो गया, दोनों हो गए। ये इसकी परिभाषा भी बताई गई है, यह किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। भाई किनारे पर देखो, किनारे पर यहां से यहां तक देखो और यहां कितना देखो, तो किनारे की अपेक्षा बीच में क्या होता है, मोटा होता है। इसे अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। जबकि इस पे आएंगे अवतल लेंस पे, तो यह बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है, बीच में पतला होता है, किनारों पर मोटा होता है, ठीक है। इसे अपसारी लेंस कहा जाता है। सिंपल सी परिभाषा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है तो उत्तल लेंस, बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा होता है तो अवतल लेंस कहलाता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। याद करना है इसको, टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए इसी में बताया गया है कि इनका किरण आरेख क्या, जैसे हमें पृथ्वी में इन्हीं का बनाना है तो कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो इस पे ध्यान नहीं देना थोड़ा सा, इसमें ये बताया गया कि पृथ्वी कैसे उत्तल लेंस से बनता है, आपको अगले में ध्यान देना है। हाँ, यहां पर ध्यान दीजिए, ये आपके लिए इंपोर्टेंट है। जो उत्तल लेंस द्वारा पृथ्वी का बनना है, उत्तल लेंस द्वारा पृथ्वी का बनना है तो कैसे बनता है, ध्यान दीजिए। 6 प्रकार की 6 कंडीशन है इसमें। 6 कंडीशन कौन कौन सी है। पहली कंडीशन देखो, बिंब जो लिखा है तो वस्तु की स्थिति बताई गई है कि वस्तु की स्थिति, वस्तु कहां पर रखी जाएगी, प्रतिबिंब की स्थिति, वस्तु कहां पर, प्रतिबिंब कहां बनेगा वस्तु का, ठीक है। इसका आकार बताया गया है और प्रकृति बताई गई कि छोटी बनेगी, आभासी, सीधा, उल्टा, ये बताया गया है। तो पहली कंडीशन है, जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब F2 पर बनता है। अभी F1 F2 अच्छे से बता दिए जाएंगे। देखो इसमें थोड़ा सा देख भी सकते हैं कि F1 F2 क्या होता है। ये देखो, इधर F1 होता है, भाई दोनों तरफ होता है इसमें फोकस बिंदु, इधर F1 है तो इधर F2 है। आगे इधर जाएंगे तो ये वाला 2F1 होगा और इधर क्या होगा, 2F2 होगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि वस्तु को इधर अनंत पर रखते हैं तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है मुख्य फोकस पर बनता है, और देख लीजिए कहां पर बनता है। पहली कंडीशन में F2 पर बनता है। यदि वस्तु अनंत पर रखी जाती है तो इसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है, F2 पर बनता है, द्वितीय फोकस पर बनता है। फिर इसके बाद अत्यधिक छोटा बनता है, बिंदु के आकार का, आभासी बनता है और उल्टा बनता है। इतना ध्यान देना, आभासी और उल्टा बनता है। फिर इसके बाद जब वस्तु को 2F1 पर रखा जाता है, जब वस्तु को 2F1 पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब F2 और 2F2 के बीच बन जाता है, छोटा बनता है वस्तु से और वास्तविक तथा उल्टा बनता है। इमेज देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं इमेज क्या होती है। पहली कंडीशन थी, वस्तु अनंत पर रखी थी तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बना था F2 पर। दूसरी कंडीशन थी, वस्तु अनंत और 2F1 के बीच रखी गई थी तो उसका प्रतिबिंब कहां बना था, F2 और 2F2 के बीच बना था। वस्तु के आकार से छोटा बना था, ठीक है, और उल्टा बना था, वास्तविक बना था। और ये भी ध्यान देना, यदि वास्तविक बनेगा तो हमेशा उल्टा ही बनता है। चलिए नेक्स्ट है
तीसरा कंडीशन है यदि वस्तु को 2f1 पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब 2f2 पर बनता है और समान साइज का होता है। भाई जब 2f1 पर रखा गया तो 2f2 पर बनता है तो समान साइज का होगा, वास्तविक तथा उल्टा होता है। चौथी कंडीशन है यदि f1 तथा 2f1 के बीच रखा जाता है तो 2f2 से आगे बनता है, यानी कहें तो अनंत और 2f2 के बीच बनता है। विवर्धित यानी वस्तु से बड़ा बनता है, वास्तविक तथा उल्टा बनता है। ठीक है, इसके भी अब दो हमने बता दिए थे चित्र, अब दो और चित्र देख लेते हैं। चलिए देखो, दो हमने बता दिए थे। तीसरा चित्र क्या है, जब 2f1 पर रखा गया तो 2f2 पर बनता है, समान साइज का बनता है, बराबर, यानी दोनों का आकार क्या होगा, बराबर होगा, वास्तविक तथा उल्टा होता है। फिर इसके बाद जब 2f1 और f1 के बीच रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब 2f1 से आगे यानी अनंत और 2f1 के बीच बनता है और वस्तु से यहां से बड़ा होना भी प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, चलिए पांचवी कंडीशन देखते हैं। यदि f1 पर रखा जाता है, मुख्य फोकस पर, f1 पर प्रथम फोकस पर रखते हैं तो अनंत पर बनता है और अत्यधिक छोटा बनता, अत्यधिक विवर्धित बनता, अत्यधिक यानी बड़ा बनता। ठीक है, इसके बाद वास्तविक तथा उल्टा भी बनता है। छठवीं कंडीशन है जब मुख्य फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच रखा जाता है, यानी प्रथम फोकस f1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच रखना है तो जिस ओर यहाँ पे ओर कर लेना, जिस ओर वस्तु है लेंस की उसी ओर प्रतिबिंब बनती है, यानी जिस ओर वस्तु होता है उसी तरफ प्रतिबिंब बनता है, बड़ा बनता है, आभासी और सीधा बनता है। अब इसमें लास्ट वाली कंडीशन में आभासी और सीधा बनता है, चित्र में देख सकते हैं। देखिए पांचवी कंडीशन थी f1, देखिए f1 था और प्रकाशिक केंद्र था तो f1 पर वस्तु रखी गई थी तो इसका प्रतिबिंब कहां बना था, अनंत पर बना था। जब f1 तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच वस्तु रख देते हैं छठवीं कंडीशन में तो इसका प्रतिबिंब देखो इधर ही बनता था, इधर ही बनता है ना, 2f1 और अनंत के बीच बनता है और वस्तु से बड़ा आभासी बनता है। डैश डैश क्या प्रदर्शित कर रहा है कि आभासी बनता है और सीधा बनता है। आगे तक इसमें उल्टा बनता था, अब इसमें सीधा बनता है। लास्ट वाली कंडीशन में आभासी और सीधा बनता है। चलिए नेक्स्ट है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बना, वो अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बना। उत्तल लेंस हमने पढ़ लिया, 6 कंडीशन होती हैं, जबकि दर्पण में जब पढ़ेंगे तो उत्तल दर्पण में केवल 2 कंडीशन होती हैं और अवतल दर्पण में 6 कंडीशन होती है। जस्ट इसका उल्टा है, उत्तल लेंस में 6 कंडीशन और अवतल लेंस में केवल 2 कंडीशन होती है। चलिए 2 कंडीशन कौन कौन सी देखो, जब वस्तु को अवतल लेंस में प्रतिबिंब का बनना है, ठीक है, तो जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो मुख्य फोकस पर बनता है, प्रथम फोकस पर, अत्यधिक छोटा बनता है यानी बिंदु के आकार का, आभासी बनता है और सीधा बनता है। ठीक है, चित्र में अभी दिखाएंगे। जब अनंत और लेंस प्रकाशिक केंद्र के बीच रखा जाता है वस्तु को तो f1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच ही बनता है, f1 यानी प्रथम फोकस और इसके बीच बनता है, छोटा बनता है, आभासी तथा सीधा बनता है। चित्र में देख सकते हैं, चित्र में क्या करना देख लेना। चलो हाँ, देखो पहली कंडीशन, यदि वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं, वस्तु को अनंत, इधर वस्तु रखी गई है तो इसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर, प्रथम फोकस पर बना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद जब वस्तु को अनंत और ये f1, देखो f1 है और क्या 2f1, जब इसके बीच रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब f1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है। ठीक है, दोनों कंडीशन हो गई। नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट देखना है आपको कि चिन्ह परिपाटी क्या होती है। तो चिन्ह परिपाटी जो दर्पण में बताई गई है वही चिन्ह परिपाटी यहाँ पर भी लगती है। चिन्ह परिपाटी से कोई मतलब नहीं है, जो आपने दर्पण में पढ़ा है वही लेंस में होती है। देखो लिखा है, लेंसों के लिए हम गोलीय दर्पणों जैसे ही चिन्ह परिपाटी अपनाते हैं, किंतु लेंसों में सभी माप उनके प्रकाशिक केंद्र से ली जाती है, जबकि दर्पणों में सभी मापें उनके ध्रुव से ली जाती है, दर्पण ध्रुव से ली जाती है। ठीक है, दर्पण के ध्रुव बिंदु से। अब इसके बाद ये लेंस सूत्र होता है। लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f
बराबर होता है 1/b माइनस 1/u। F क्या है? फोकस दूरी है। B क्या है? प्रतिबिंब की दूरी है। और U क्या है? वस्तु की दूरी है। इसके बाद आवर्धन भी पढ़ लेते हैं। तो आवर्धन जैसे उसमें होता है उसी प्रकार इसमें भी होता है। आवर्धन भाई देखो, आवर्धन क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई अब बटे वस्तु की ऊंचाई, वही तो होता है जो m बराबर बताया जाता है b/u। तो उसमें क्या होता था? उसमें यहाँ पे माइनस चिन्ह लगा होता है, इसमें लेंस में माइनस चिन्ह नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है लेंस की क्षमता क्या होती है? किसी लेंस की क्षमता किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है। लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी की व्युत्क्रम के बराबर होती है। ऐसा कह सकते हैं कि जो लेंस की क्षमता p होती है तो उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, ऐसा भी कह सकते हैं। देखो p बराबर होता है 1/f होता है। ठीक है, जब इसका मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। एक डायोप्टर बराबर होता है 1 मीटर इनवर्स। ठीक है, डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है। ठीक है, उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा क्या होती? धनात्मक होती है, जबकि अवतल लेंस की क्षमता हमेशा क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ये बताया गया है। ठीक है, ये देखो अभिमान क्या है? मीटर में है। जब सेंटीमीटर की बात आती है तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। भाई 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ये देखिए, अब इसी क्षमता की कई सारी यदि क्षमताएं हैं तो उसके लिए सूत्र अलग होता है, बीजगणितीय योग से निकाला जाता है, तो उसके लिए भी फार्मूला हो गया। फिर आपको देखिए, आपने पूरा प्रकाश का अपवर्तन पूरा कंप्लीट कर लिया है। इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको इसको अच्छे से कवर करना है, अच्छे से लिखना है, नोट्स बनाना है और तैयारी करना है जबरदस्त। फरवरी के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है, और कुछ आपके लिए क्वेश्चन है, आपके लिए क्वेश्चन है जो आपको करना है। 10 क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, ये आपको करना है। 6वां क्वेश्चन, 7वां, ये 10 क्वेश्चन तक दिए गए हैं, इन्हें आपको करना है। ठीक है, तो दोस्तों लग जाइए तैयारी में, डटे रहिए।